यहां से मैं बात करता हूं इंटरव्यू सीरीज की, तो ये क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 ये सब कंप्लीट हो गया था, ये आप लोगों के कंप्लीट हो चुके थे। सारे लोग एक कॉपी बनाते जा रहे हैं, सारे लोग अपनी कॉपी बनाते जा रहे हैं ना। इसकी इंटरव्यू सीरीज की एक अलग से कॉपी बना लो आप लोग, ठीक है। इंटरव्यू सीरीज की अलग से कॉपी बना लो, ये आपके आज काम नहीं, ये काम आपको ऑल टाइम आने वाला है, ऑल टाइम आप लोगों के काम आने वाला है, ठीक है। तो इसकी आप लोग कॉपी ही अलग बना लो पूरी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीष सर के फैन, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसकी कॉपी ही अलग बना लेना सारे लोग, चलो, सो दैट सारे आप क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से मेंशन कर पाए। चलो भाई, ये क्वेश्चन 13 14 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आप सीधे सीधे सवाल नहीं पूछा जाएगा। सपोज कर लो आपके पास वो हो सकता है, आपके पास उनके टेबल के ऊपर बोतल रखी हो, ठीक है, उनके टेबल के ऊपर बोतल रखी हो और बोतल में पानी हो और यहां पे हो, तो वो बोलेंगे कि यार एक चीज मेरे को आप लोग बताओ कि जो मेरी एयर है, एयर में अमोनिया है और एयर का मिक्सचर है। वो आपसे केस देंगे, इस तरीके से केस देंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यस डेफिनेटली पुनीत, इस लेक्चर को फॉलो करो, आप लोगों को इजीली तरीके से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ पुनीत मिल जाएगा। इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, ये लेक्चर सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली है भी। देखो सपोज कर लो ये आपके पास पानी, इसमें लिक्विड है, इसमें कोई ऐसा लिक्विड है जो कि अमोनिया को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो इस तरीके से आपके केस देंगे, समझना पहले सवाल, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि ये जो एयर स्पेस है इसमें अमोनिया है, अमोनिया है और एयर है, ठीक है, और ये अपना कोई सॉल्वेंट है, ये अपना सॉल्वेंट है जो कि अमोनिया को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने मास ट्रांसफर पढ़ा है, आप बोलेंगे यस मास ट्रांसफर पढ़ा है, तो वो सबसे पहले सवाल पूछेंगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। आपसे सबसे पहला सवाल बिल्कुल छोटा सा होगा, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो आप एब्जॉर्प्शन का पहले आंसर देंगे, अभी मैं दूंगा कैसे आप लोगों को देना है। दूसरा आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे ही आप एब्जॉर्प्शन का आंसर दे देते हैं कि सर एब्जॉर्प्शन होता है कि सॉल्यूट का ट्रांसफर फ्रॉम गैस से लिक्विड में होना, ठीक है। इट इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन इन विच ट्रांसफरिंग ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम गैस फेज टू द लिक्विड फेज, ठीक है। हम गैस फेज से सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो लिक्विड फेज में होता है बाय यूजिंग सम सिलेक्टिव सॉल्वेंट, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट नहीं, कुछ सिलेक्टिव सॉल्वेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूट को सिलेक्ट कर रहे होंगे, वो सॉल्वेंट की चॉइस ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को आप लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आपने ये आंसर बता दिया। फिर दूसरा जो सवाल उनका आएगा तुरंत, चलो भाई ठीक है, आपको मतलब एब्जॉर्प्शन पता है, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग आपको पता है कि भैया गैस और लिक्विड का मिक्सचर है, ये दो फेज ट्रांसफर, ये दो फेज मास ट्रांसफर ऑपरेशन है, गैस और लिक्विड। ये चीज आप लोगों को कम से कम पता है, वो इनको ये चीज पता चल जाएगी। और इसमें वो इंटरेस्ट भी नहीं रखते कि आपको इतना बात पता है तो आपको सिलेक्शन कर लेंगे, नहीं। वो इंटरेस्ट किसमें रखते हैं कि आप कितना विजुलाइज कर पा रहे हैं चीजों को। आपको डेफिनेशन हो सकता है आप किताब से पढ़ के आएंगे और रट के आ गए हो, लेकिन आपका विजुलाइजेशन वाला पार्ट वो चेक कैसे करेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। वो कैसे पूछेंगे कि सपोज कर लो ये आपके पास सॉल्वेंट है और ये एयर है, ये अमोनिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये अमोनिया इसमें मैक्सिमम क्या हो, एब्जॉर्ब हो, मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो, तो उसकी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या रखनी है। आपसे सवाल सीधे पूछेंगे कि ये अमोनिया एयर में है, ये सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तो हम टेम्परेचर प्रेशर का कुछ इफेक्ट पड़ता है एब्जॉर्प्शन पे, पहले तो ये पूछेंगे। आप बोलोगे यस सर पड़ता है, तो वो बोलेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो दैट मैं इस अमोनिया जो एयर स्पेस में है वो मैक्सिमम मैं सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब कर पाऊं। ये आपसे सवाल पूछेंगे, कैसे बताएंगे बताओ। आपसे सवाल सीधा सीधा पूछेंगे कि क्या टेम्परेचर प्रेशर की मैं कंडीशन रखूं सो दैट जो अमोनिया एयर में थी वो मैक्सिमम सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब हो जाए, क्या मैं रखूं, क्या मैं टेम्परेचर प्रेशर की मैं क्या कंडीशन चूज करूं, कौन सी कंडीशन चूज करूं सो दैट मैक्सिमम सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन हो जाए। या प्लीज टेल मी एवरीवन, प्लीज टेल मी एवरीवन, सारे लोग बताएंगे। चलो भाई ट्राई करो, आंसर देने की कोशिश करो सारे लोग, एटलीस्ट आप आंसर देने की कोशिश करेंगे ना, ये भी एक गुड है। आंसर देने की कोशिश करेंगे ये भी गुड है। और ये सवाल गेट में भी पूछा जा चुका है। आपको लगता है कि ये गेट में नहीं आया हुआ, ये सवाल आपके गेट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है, पता है आपको, ये गेट के एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा जा चुका है। तो जो लोग गेट की भी तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि ये इंटरव्यू सीरीज बाद में देख लेंगे,
अभी देखोगे अभी काम आ जाएगी। ओके, हाई प्रेशर इज फेवरेबल, हाई प्रेशर इज फेवरेबल, ओके फाइन। चलो, तो सबसे पहला आपको आंसर कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, जितने आप अच्छी तरीके से आंसर करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आंसर कैसे करना है, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज द मास ट्रांसफर फिनोमिना, इट इज द टू फेज सिस्टम, इट इज टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम इन विच सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होता है, जो सॉल्यूट का ट्रांसफर होगा, सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होगा वो किधर होगा आपका, गैस फेज टू, गैस फेज टू, गैस फेज टू, ये सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होगा गैस फेज टू लिक्विड फेज, ठीक है। इट इज द फिनोमिना इन विच ट्रांसफर ऑफ द सॉल्यूट, ट्रांसफर ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम गैस फेज टू द लिक्विड फेज, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होगा वो किधर होगा, गैस से लिक्विड साइड में डिसॉल्व होना, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक तो ये बात हो गई सर, एक तो ये बात सर हमको समझ में आ गई कि गैस से, क्या गैस से किसका ट्रांसफर होना, पूरी गैस का ट्रांसफर नहीं होना, गैस से सॉल्यूट का ट्रांसफर होना। तो सॉल्यूट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी NH3 अमोनिया, CO2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप एयर से रिमूव कर रहे हैं, या कोई भी इनर्ट आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको सबसे पहले एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को आपको समझ में आना चाहिए, उनको बता दो कि भैया आपको एब्जॉर्प्शन आता है, तभी वो दूसरा सवाल पूछेंगे, अदरवाइज वो तुरंत रुक के आपका अगला सवाल पूछ लेंगे कि भैया एब्जॉर्प्शन का मतलब ही नहीं पता है, तो फिर हम आगे सवाल क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले उनको बताना होगा एब्जॉर्प्शन का मीनिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर उनको कैसे डिफाइन कैसे करना है, वो बोलेंगे कि हो सकता है आपको इक्विलिब्रियम कर्व पता हो सकता है सवाल पूछ दे कि आप एब्जॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सर डिफाइन कर सकते हैं। चलो इरेज क्लियर ऑल, मैं इसको करे दे रहा हूं। एक तो ये बात हो गई सर, ये डन हो गया, ये डन हो गया। दूसरा सवाल कैसे पूछेंगे कि आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं क्या, ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व। दूसरा सवाल इसी में हो सकता है, ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व, ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व, इक्विलिब्रियम कर्व को ड्रॉ करके दिखाओ। एक ये भी सवाल हो सकता है, ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व। हो सकता है दूसरा ही सवाल ये हो जाए आपसे, हो सकता है दूसरी सवाल हो जाए ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व। वो बोलेंगे चलो ठीक है, आपके पास ये अमोनिया है और ये लिक्विड है, सॉल्वेंट है, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, उसका कर्व ड्रॉ करके दिखाओ। आप लोगों से सवाल पूछा गया है इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, उसका कर्व आप लोग ड्रॉ करके दिखाओ। तो कर्व कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे, कर्व कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना होगा। सर जो हमारा कर्व जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, कर्व इस तरीके से जाएगा। हम मानते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, हम मानते हैं कि अपना ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, ये अपना कोई सॉल्वेंट है, ये अपना सॉल्वेंट है, यहां पे अमोनिया है, NH3 है, प्लस एयर है, ठीक है, एयर है, और ये अपना क्या है, वाटर है, ये अपना सपोज कर लो वाटर है, ठीक है। वाटर को अमोनिया के सराउंडिंग में लेकर आए तो क्या हुआ कि पर्टिकुलर कंपोजिशन अमोनिया की थी, पर्टिकुलर कंपोजिशन वाटर में था अमोनिया का, ठीक है। एक टाइम के बाद आपने छोड़ दिया, अब क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अमोनिया गैस मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक टाइम के बाद यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो अमोनिया की गैस में जो कंसंट्रेशन होगी वो Y1 होगी, और लिक्विड में अमोनिया की जो कंपोजिशन होगी वो X1 होगी, ठीक है। पर्टिकुलर आपने कंपोजिशन लिया था, उनको बताना होगा कैसे ये इक्विलिब्रियम कर्व बना है। पर्टिकुलर आपने अमोनिया और एयर का मिक्सचर ले लिया और वाटर ले लिया, इसको आप सराउंडिंग में लेकर आए, ठीक है, एक दूसरे के सराउंडिंग में लेकर आए और इक्विलिब्रियम होने के लिए आपने छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि अमोनिया का ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड में होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो अमोनिया में यहां पे एयर में अमोनिया की कंसंट्रेशन कुछ बचेगी, दैट इज द Y1। अमोनिया कितना इसमें लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी X1। ये जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा मतलब अब फर्दर चेंज X1 और Y1 में नहीं आएगा, तो वो आपको पॉइंट मिल जाएंगे, वो आपको पॉइंट मिल जाएंगे X1, Y1, ठीक है। फिर आपने दूसरा केस लिया, दूसरे केस में आपने कोई दूसरा कंपोजिशन लिया, किसका, अमोनिया और एयर का, ठीक है। आपने दूसरा केस लिया, आपने वाटर वही रखा, अमोनिया की कंपोजिशन आपने चेंज कर दी,
ठीक है, अमोनिया ही रखा, ऐसा नहीं था कि CO2 आप लेकर आ गए, अमोनिया ही रखा, लेकिन आपने कंपोजिशन चेंज कर दी। अब फिर आपने कंपोजिशन चेंज कर दी, फिर उसको इक्विलिब्रियम आने दिया। इक्विलिब्रियम आने के बाद दूसरा Y1 मिलेगा, दूसरा X1 मिलेगा, दूसरा Y1 मिलेगा, दूसरा X1 मिलेगा। फिर से आपके पास दो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गए, X1, Y1। फिर से आपके पास दो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गए, X1, Y1। फिर से आपने क्या किया, फिर तीसरा कंपोजिशन आपने एयर में अमोनिया का चूज किया। ठीक है, तीसरा कंपोजिशन चूज किया, फिर से आप वाटर के कंपेयर में लेकर आए, वाटर के सराउंडिंग में लेकर आए। फिर आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम आने के लिए उसको छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम आने के लिए आपने छोड़ दिया। फिर से आपको X3, Y3 दूसरे कंपोनेंट मिल गए जो कि इक्विलिब्रियम आने पर मिले। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंपोजिशंस मिलते चले गए, ये कंपोजिशंस मिलते चले गए। आपने Y इधर लिखा और आपने X इधर लिखा, और इजीली तरीके से आप लोग क्या करते चले गए, इनको आपने पॉइंट को मिला दिया, इन पॉइंट्स को आपने मिला दिया, तो आपका बन जाएगा इक्विलिब्रियम कर्व। आपका बन जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है, इन पॉइंट्स को जैसे आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कर्व। तो मैं इक्विलिब्रियम कर्व पहले यहां पे ड्रॉ कर ले रहा हूं, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कर्व। दिस द इक्विलिब्रियम कर्व फॉर एब्जॉर्प्शन, दिस द इक्विलिब्रियम कर्व फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो सबसे पहले इनकेस आपने इक्विलिब्रियम कर्व सीधे ड्रॉ कर दिया तो वो आपसे सीधे सवाल पूछेंगे ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो ये आंसर आप लोगों को वहां पे देना होगा। ठीक है, तो सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि ये कर्व आता कैसे है। पहला तो ये सवाल है, सारे लोगों को एक चीज ये समझ में आ गई कि ये कर्व आता कैसे है, यस और नो, प्लीज टेल मी। ये चीज सर हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि ये कर्व एक्चुअली आता कैसे है। ये कर्व जैसे जैसे आप सिस्टम चेंज करेंगे आपका कर्व चेंज हो जाएगा। ठीक है, कर्व आता कैसे, तो ये है क्या कर्व, आप लोग यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो ये कर्व शो क्या कर रहा है, ये x ग्रेटर देन y शो कर रहा है, x ग्रेटर देन y शो कर रहा है। मतलब किसी भी पॉइंट पे चले जाएंगे, इसमें x आपको ज्यादा मिलेगा y से, x ज्यादा मिलेगा। यस, ओरिजिन से स्टार्ट होगा x, y। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, या कोई भी कंपोजिशन आपकी शुरुआत में है तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इनके सपोज कर लो, मैं ऐसा एज्यूम चल रहा हूं कि शुरुआत में आपने कोई एयर ले ली थी जिसमें अमोनिया नहीं थी, और यहां पे प्योर आपने वाटर ले लिया था। ठीक है, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। इनकेस वाटर में पहले से कुछ ना कुछ अमोनिया प्रेजेंट होगी तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। वाटर में कुछ ना कुछ पहले से अमोनिया प्रेजेंट है, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अमोनिया वाटर में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, वो चीज वेरी गुड। ठीक है, इतनी बात सर हमको समझ में आ गई। दिस कर्व कैन बी लीनियर, वो हाइपोथेटिकल हो जाता है। लीनियर का मतलब हाइपोथेटिकल, एक्चुअली में ऐसे ही करवाएगा। अभी मैं आता हूं ऑपरेटिंग कंडीशन पर आता हूं, पहले आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, पहले आपको बेसिक आना चाहिए, तब हम लोग ऑपरेटिंग कंडीशन पर आएंगे। चलो सर, इतनी बात हमको सर समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से। ठीक, इतनी बात सर हमको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, अब ये बताओ, अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर लूंगा। लिसन वेरी केयरफुली। अब मैं क्या करूंगा, 2 से 3 टेम्परेचर लूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बताओ सारे लोग, ये मैं टेम्परेचर T1 पर ऑपरेट कर रहा था, ये टेम्परेचर T1 और प्रेशर P1 पर ऑपरेट कर रहा था। अब मैं इसका सिस्टम का टेम्परेचर T2 ले लूंगा और प्रेशर P2 ले लूंगा। तो सारे लोग ये बताओ, इक्विलिब्रियम कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज, यस और नो। इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होंगे कि नहीं होंगे? जाहिर सी बात होगा चेंज होगा, क्योंकि पहले टेम्परेचर प्रेशर कुछ और थे, अब आपने सेम कंपोजिशन रखे बट टेम्परेचर प्रेशर आपने चेंज कर दिए, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज। जैसे आपने टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे, जो आपको इक्विलिब्रियम पहले x1 y1 मिल रहा था, अब वो x1 y1 नहीं मिलेगा सेम कंपोजिशन के साथ। कंपोजिशन बस आपकी कंडीशन, इनके साथ आपने कंपोजिशन वही रखे, लेकिन आपने प्रेशर टेम्परेचर और चेंज कर दिए, तो आपका इक्विलिब्रियम कंपोजिशन विल चेंज। बिल्कुल चेंज होगा सर, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो आपने टेम्परेचर दूसरे ले लिए, तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ये मिलेंगे, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ये मिलेंगे, या रियली डेटा विल चेंज। यस, ठीक है। और जैसे आपने टेम्परेचर प्रेशर T3 P3 ले लिए, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज। बहुत क्वालिटेटिव डिस्कशन है, तो इसको थोड़ा सा केयर करेंगे आप लोग। बहुत क्वालिटी का डिस्कशन है, बहुत केयर करेंगे। ये मैं बोलूं कि T1 P1 पर है, ये T2 P2 पर है, ठीक है, ये T3 P3 पर है। ओके,
तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर प्रेशर चेंज करूंगा तो इसका मतलब भैया एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब सर ये हमने यहां पे श्योर कर लिया कि एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये चीज सर हमको समझ में आ गई कि एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का सर इफेक्ट पड़ता है, ये गारंटी है। एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, गारंटेड। ये बात सर हमको बिल्कुल आ रही है समझ में कि एब्जॉर्प्शन जहां पे भी होगा वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अब बात ये आती है कि ये सर तीन हमने टेम्परेचर प्रेशर ले लिए। लिसन वेरी केयरफुली। अब हमारे पास T1 P1 है, T2 P2 है, T3 P3 है। अब सर हम किस टेम्परेचर प्रेशर पर ऑपरेट करेंगे? हमारा सवाल ये है, हम किस टेम्परेचर प्रेशर पर ऑपरेट करेंगे? प्लीज टेल मी एवरीवन, हम सर किस टेम्परेचर प्रेशर पर सिस्टम को ऑपरेट करेंगे? सवाल ये है मेरा। सर लोग जरा सोच के बताओ, सर इन तीनों में से कौन सा इक्विलिब्रियम कर्व ऐसा है जो हमारे काम का है? प्लीज टेल मी। सर हमने सेम कंपोजिशन लिए, हमने तीन डेटा प्लॉट कर लिए, हम कौन सा डेटा सजेस्ट करेंगे आपको कि सर इस टेम्परेचर प्रेशर पर ऑपरेट करो, हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। मतलब जो इसमें अमोनिया थी एयर में, सॉल्वेंट में तेजी से डिजॉल्व होगी। ये चीज बताओ कौन सा कर्व आप लोगों के लिए फेवरेबल होगा? प्लीज टेल मी फास्ट। सोचो। रमेश चंद्र। सर हमने एब्जॉर्प्शन फिनोमिना किया, सर डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, कंपोजिशन वही रखा, डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पर हमने इसमें देखा इक्विलिब्रियम जो आया, इक्विलिब्रियम आया। हमारे पास ये तीन कर्व हैं, कौन सा कर्व होगा जो फेवरेबल होगा एब्जॉर्प्शन के लिए? बहुत क्वालिटी का डिस्कशन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत काम की चीज है ये गुरु। अदरवाइज सवाल लगा के बैठ जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं टॉप क्लास का इंटरव्यू दोगे जाके, वहां पे ऐसी बातें होंगी। जल्दी से बता दो सारे लोग। आई वांटेड टू, यार बताओ ना आप लोग क्या कर रहे हो? क्या मास ट्रांसफर नहीं पढ़े हो क्या ढंग से? वेरी नाइस। ठीक है सर, हम चाहते क्या हैं? सर हम चाहते क्या है कि जो अमोनिया है, अमोनिया कंपोजिशन फिक्स कर दें। हम चाहते हैं कि जिसमें अमोनिया फिक्स है 20% से ज्यादा किसमें आ जाए, लिक्विड में। वो वाला कर्व हम चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि सर गिवन सैंपल ऑफ द एयर, मतलब हमारा ये y इन केस हम मैं फिक्स कर दूं, मैं ये फिक्स कर दूं, वो y फिक्स कर दूं, मतलब गिवन सैंपल, मैं सैंपल को फिक्स कर दूं, जो हमारे पास सर सैंपल है उसको मैं फिक्स कर दूं। मतलब सैंपल फिक्स करने का मतलब अमोनिया जो एयर की में थी वो फिक्स है। अब हम क्या चाहते हैं कि अमोनिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। तो कौन सा कर्व होगा? मतलब हमको सर ये फिक्स कर दें तो आप लोग यहां से इजीली तरीके से देख पा रहे होंगे, यहां से आप इजीली तरीके से देख पा रहे होंगे कि कौन सा कर्व लिक्विड में ज्यादा अमोनिया दे रहा है। कौन सा कर्व लिक्विड में ज्यादा अमोनिया दे रहा है इन आउट ऑफ 3? तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि तीनों कर्व में से अमोनिया की कंसंट्रेशन यहां पे x1 है, यहां पे अमोनिया की कंसंट्रेशन x2 है, यहां पे अमोनिया की कंसंट्रेशन x3 है। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ द अमोनिया इन द लिक्विड फेज, एट T1 P1 प्रेशर टेम्परेचर पर। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ द अमोनिया एट T3 P3 प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। ठीक है, x3 क्या है? कंपोजिशन ऑफ अमोनिया इन द लिक्विड फेज एट T2 एंड P2 कंडीशन पर, T2 एंड P2 इस टर्मिनल कंडीशन पर आपका अमोनिया लिक्विड फेज में इतना है। अमोनिया लिक्विड फेज में इस टेम्परेचर प्रेशर पर इतना है, इस टेम्परेचर प्रेशर पर इतना है, इस टेम्परेचर प्रेशर पर इतना है, और एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन का पर्पज ये है कि लिक्विड में अमोनिया ज्यादा होना। एब्जॉर्प्शन का पर्पज क्या है? लिक्विड में अमोनिया का ज्यादा आना। तो सर कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी? तीसरी वाली फेवरेबल कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इस वाले टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड में अमोनिया ज्यादा आ रहा है, इस वाले टेम्परेचर प्रेशर पर
लिक्विड में अमोनिया ज्यादा आ रहा है। मानते हो इस बात को कि नहीं? मानते हो इस बात को कि नहीं? यस और नो? मतलब सर T3 और P3 ऐसे टर्मिनल पॉइंट हैं, ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर हैं जहां पे अमोनिया ज्यादा आ रहा है लिक्विड फेज में। क्लियर? तो सर ये बात हमको समझ में आ गई कि सर हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम कर्व का कम से कम स्लोप रहे, इक्विलिब्रियम कर्व का कम से कम स्लोप रहे। मतलब आप देख रहे होगे तीनों पॉइंट पे जो सबसे कम स्लोप होगा वो इस वाले पॉइंट पे होगा, जो सबसे कम स्लोप होगा वो थर्ड वाली पॉइंट पे होगा, सबसे कम जो स्लोप होगा वो थर्ड वाले। इसका मतलब सर जब भी हम एब्जॉर्प्शन करवाएंगे, जब भी हम एब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो उसमें मिनिमम स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम कर्व, इक्विलिब्रियम कर्व का कम से कम स्लोप रखेंगे तो वो हमारे लिए फेवरेबल होगा, वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। इस बात से सारे लोग एग्री कर रहे हैं कि हम चाहते हैं फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए हम चाहते हैं कि स्लोप कम से कम रहे। इसका स्लोप कम है, यहां पे बॉल रखोगे, यहां पे बॉल रखोगे तेजी से आएगी, यहां पे बॉल रखोगे इससे कम तेजी से आएगी, यहां पे बॉल रखोगे सबसे स्लो आएगी। तो इसका मतलब इसका अभी बात कर रहे, अभी बात कर रहे, मतलब हमें स्लोप सर कम रखना है, स्लोप कम रखना है। मतलब अपना जो पर्पज है एम को लेस रखना, अपना पर्पज है एम को लेस रखना फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए हमको सर ये कंडीशन को फॉलो करना है। हमारा ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तब जब हम स्लोप को कम से कम रखेंगे। और स्लोप होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा राउट्स लॉ से, पी टोटल वाई ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए सेट। सारे लोग बहुत ध्यान से समझ लेना यहां से, एक्स ए पी ए सेट, तो वाई ए इक्वल टू पी ए सेट अपॉन पी टोटल इंटू एक्स ए, पी ए सेट अपॉन पी टोटल इंटू एक्स ए। अब ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम का स्लोप, ये क्या है इक्विलिब्रियम का स्लोप। तो हम चाहते हैं दिस इज द कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू पी ए सेट अपॉन पी टोटल। और हम चाहते हैं ये कम से कम रहे, हम क्या चाहते हैं ये कम से कम रहे। तो बहुत ध्यान से देखना, हम चाहते हैं m कम से कम रहे। मैं क्या चाहता हूं m को कम से कम, m लेस चाहता हूं। m लेस होने के लिए आपके पास दो कंडीशन, m लेस होने के लिए पी ए सेट आपका कम से कम होना चाहिए, पी ए सेट की वैल्यू लेस होनी चाहिए, और पी टोटल आपका हाई होना चाहिए, पी टोटल आपका हाई होना चाहिए, तभी आपका m आपका कम से कम रहेगा। पी सेट लेस होने के लिए आपका टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम से कम होगा तो सैचुरेशन प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर टोटल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं पी ए सेट लो होगा तभी तो एम की वैल्यू, क्योंकि एम इज डायरेक्टली, हम चाहते क्या एम कम से कम हो, एम कम से कम हो तो पी सेट कम होना पड़ेगा। तो पी सेट कम होने के लिए टेम्परेचर आपको कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एंटोइन इक्वेशन बोलता है ln पी ए सेट इक्वल टू बोलता है a माइनस बी अपॉन टी प्लस का c। तो एंटोइन इक्वेशन में बोलता है कि पी सेट इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो जो सैचुरेशन प्रेशर होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका सैचुरेशन प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू घट जाएगी, ये वाली वैल्यू घट जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे आप टेम्परेचर घटाएंगे आपका सैचुरेशन प्रेशर भी घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेशन प्रेशर को आपको कम रखना है तो टेम्परेचर आपको कम करना ही पड़ेगा, आपको टेम्परेचर कम करना ही पड़ेगा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या आ गई, मतलब फॉर हाईली एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया, हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है, इन द गिवन सॉल्वेंट में, ठीक है, गिवन सॉल्वेंट में क्या रखेंगे, कंडीशन क्या होंगी सारे लोग जरा बता देंगे। तो इसकी कंडीशन क्या होगी सारे लोग जरा यहां पे बता देंगे। तो फेवरेबल कंडीशन क्या रखेंगे सारे लोग जरा बता दो, क्या रखेंगे। 1 लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विद रीजन आना चाहिए आपको समझ में, एंड हाई प्रेशर। बस इतना बहुत है, इतना आपने बता दिया ना मजा आ जाएगा। इनकेस इतना आप बता के आ रहे हो तो भाई साहब मजा आ जाएगा तगड़ा, मस्त तरीके से एक एक पॉइंट एक एक स्टेप मेंशन कर लो। इतना आप बता के आ रहे हो ना तो एकदम से फोड़ के आ रहे हो आप फिर इंटरव्यू में। या डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग लाइन स्लोप। अगर स्लोप मिनिमम रखेंगे
स्लोप मिनिमम रखें, टावर का हाइट इंक्रीज होगा। नहीं नहीं नहीं, हाइट का इससे नहीं मतलब है, इक्विलिब्रियम कर्व से नहीं मतलब है। हाइट का ड्राइविंग फोर्स से मतलब है, ठीक है। इनकेस ड्राइविंग फोर्स आप घटाते चले जा रहे हैं तो हाइट आपका, ड्राइविंग फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे, हाइट कम हो जाएगी। ड्राइविंग फोर्स कम होता चला जाएगा, ठीक है, तो फिर हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। उसको ड्राइविंग फोर्स से, हाइट हमेशा कंपेयर किससे होगी? ड्राइविंग फोर्स से, क्योंकि एनटीयू जो होता है वो एनटीयू एचटीयू का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा? एचटीयू एनटीयू। एनटीयू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स जैसे से बढ़ेगा आपका एनटीयू घटेगा, एनटीयू घटेगा तो आपका हाइट भी घटेगा, ठीक है। इनकेस ड्राइविंग फोर्स आपका घटेगा तो एनटीयू बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी। हम विल नॉट इंडिकेट ड्राइविंग फोर्स। कैसी बातें कर रहे हो? ड्राइविंग फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम चीज से नहीं मिलता है। ड्राइविंग फोर्स हमेशा, ये तो आपका इक्विलिब्रियम फिनोमिना है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम। अब यहां पे जब आप ऑपरेशन करोगे, ऑपरेशन इक्विलिब्रियम से कितना दूर है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। जब आप ऑपरेशन करोगे, एक ऑपरेटिंग लाइन होगी, एक इक्विलिब्रियम लाइन होगी, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो जितना ज्यादा गैप, ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल उतना ही ज्यादा, मतलब मास ट्रांसफर क्या है, उतना ही इजी है। तो जितना ज्यादा मास ट्रांसफर इजी होगा, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड हाइट होगी वो कम लगेगी। यस, इक्विलिब्रियम का मतलब कभी ड्राइविंग फोर्स नहीं, इक्विलिब्रियम अलग चीज है। वो इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम सेपरेशन, इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम इतना सेपरेशन हो सकता है। मतलब आपने अमोनिया, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, ये जो इक्विलिब्रियम फिनोमिना है, इसमें इतना मैक्सिमम सेपरेशन हो सकता है, इसमें इतना मैक्सिमम। अब जब ऑपरेशन कर रहे हैं तब कितना सेपरेशन हो रहा है, वो जो डिफरेंस है वो आपका क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। देखो, ठीक है, जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो लिसन वेरी केयरफुली, ये इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, ये आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ये आपने ऑपरेशन करा तो आपका कंपोजिशन ये आया, तो y के करस्पॉन्डिंग ये आपका y1 था और ये क्या हो गया? y1 स्टार हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर मिला। तो ये y1 माइनस y1 स्टार, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। y1 माइनस का y1 स्टार, दिस इज द अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस सेपरेशन, ठीक है। दिस इज द अवेलेबल, दिस इज द योर ऑपरेटिंग लाइन, राइट। ये ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन करने पे कितना आपको मिल रहा है? जब आपने इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया तो कितना मिला था? मैक्सिमम कितना मिला था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। गॉट इट? तो ये है y1 माइनस y1 इक्विलिब्रियम, इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना आपको मिल रहा है। यस, दिस इज द थर्मोडायनामिक्स, ग्रेट, ठीक है, ये थर्मोडायनामिक्स है इसकी। क्लियर? सारे लोगों को बिल्कुल बात मस्त तरीके से समझ में आ रही हो तो एक बार सारे लोग बोल दो यस। सारे लोगों को बात बेहतरीन तरीके से आ रही हो समझ में तो एक बार सारे के सारे लोग बोल दो यस, यस और नो। यस सर, क्लियर हुआ ना? तो इनकेस आपसे पूछता है, इनकेस ऐसा केस दे देता है तो आप इजिली तरीके से उसको बता के आएंगे। तो ये चीज बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ग्रेट, सुपर, ठीक। तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ये सब चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और जितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, समझ लो काम उतना ही अच्छे हो जाएगा। और ये सारी चीजें गेट से भी रिलेटेड है। ये जो मैंने रिजल्ट यहां पे लिखा है, ये गेट का सवाल भी है। ये जो मैंने यहां पे रिजल्ट लिखा हुआ है, ये गेट में आपके पूछा गया भी है, ये गेट में आपके पूछा जा चुका है। ये चीज गेट के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। गेट के एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखना था, इंटरव्यू में इसी चीज को आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना था। बस ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये गेट के एग्जाम में आपकी पूछी भी जा चुकी है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूंगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 16 सारे लोग राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, टेल मी, आपसे पूछेंगे, ठीक है, सीआरई का सवाल पूछेंगे। टेल मी इफ वी हैव द रिएक्शन विथ नोन काइनेटिक्स। एक कोई रिएक्शन है जिसकी आपको काइनेटिक्स नोन है, हाउ कैन आई फाउंड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी प्रैक्टिकली इन लैब। ठीक है, आपके पास काइनेटिक्स पता है सर, ऑपरेटिंग लाइन का भी कॉन्सेप्ट बता दीजिए। यस, चलो आगे क्वेश्चंस में मैं ले लूंगा उसको, आगे क्वेश्चंस में ले लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपसे
कि आपके पास कोई काइनेटिक्स गिवन है। काइनेटिक्स गिवन का मतलब आपके पास रेट लॉ आपके पास गिवन है, आर इक्वल टू आपके पास ये काइनेटिक्स गिवन है, के इंटू सी ए टू पावर है, ये आपके पास काइनेटिक्स गिवन है। ठीक है, कोई ऐसी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन काइनेटिक्स आप लोगों को गिवन है। कोई भी रिएक्शन हो रही होगी उसकी काइनेटिक्स आप लोगों को पता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि काइनेटिक्स आपको पता है, काइनेटिक्स नोन है, तो भैया एक्टिवेशन एनर्जी आप लैब में कैसे निकाल पाएंगे, इन लैब में कैसे निकालेंगे सारे लोग जरा बताओ। प्लीज टेल मी, थोड़ा आप लोग बताने की कोशिश करो, फिर तो मैं तो आंसर दे ही दूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। इवन आपने पढ़ा हो, आपने कहीं से कोचिंग कर रखी हो, तब भी आप लोग दिमाग लगाएं। आपने इवन अपने कॉलेज के लेवल पर भी पढ़ा है, तब भी आप लोग सोच के आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैच रिएक्टर, बहुत बढ़िया, विद द हेल्प ऑफ बैच रिएक्टर, विद द हेल्प ऑफ आरएनएस थ्योरी, यस यू आर ट्राइंग। एटलीस्ट यू आर, आप ट्राई करो आंसर देने का, सही है गलत है डजंट मैटर। हिम्मत इतनी तो होनी चाहिए यार, वहां पे कम से कम चुप नहीं बैठोगे, आंसर देने की क्षमता तो होनी चाहिए गुरु। दो ट्राई करो। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, आरएनएस से मिल जाएगा। आरएनएस से कैसे मिल जाएगा, आरएनएस से कैसे मिल जाएगा, आरएनएस से K1 K2 आपको पता है क्या? चलो देखो, आधा अधूरा आंसर रह गया अभी आपका, किसी ने परफेक्ट आंसर नहीं दिया है। या मनीष सर का फाइन, यार ये स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो भी है। ठीक है, तुम मतलब बहुत सही सोच रहे हो बेटे, ठीक है ना, तुम बहुत सही सोच रहे हो। जो जहां तक तुम कमेंट करके अपने आंसर दे रहे हो ना, मैं तुमको पकड़ पा रहा हूं कि तुम बहुत सही सोचते हो। ठीक है, यस, थोड़ी मेहनत कर जाओ, बहुत अच्छी जगह जाओगे। मतलब इस बच्चे ने बोला कि सर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हम डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक्स निकाल लेंगे। ये कहने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, हो सकता है पूरी बात ना कह पाई हो, लेकिन मैं इसकी बात पकड़ रहा हूं। ये कह रहा है कि सर वाई अप्लाइंग आर ए टू डिफरेंट टेम्परेचर, टू डिफरेंट टेम्परेचर पर अप्लाई तो कर दोगे, अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन उस टू डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको काइनेटिक्स कहां है? चलो ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। ओके, आपने थोड़ा सा रटा हुआ आंसर दिया है, ln K2 by K1 EA by R, थोड़ा सा याद किया हुआ आंसर दिया है, बस वही मैं नहीं चाहता था कि आप याद किया हुआ तो बिल्कुल आंसर ही ना दें, याद किया हुआ तो बिल्कुल आंसर ना दें। आपके कमेंट में तुरंत में समझ में आ जाता है कि आप क्या बात बोल रहे हैं, और इसी तरीके से जब भी इंटरव्यू लेता है उसको भी समझ में आ जाता है। सर डिफरेंट टेम्परेचर वी कैन कैलकुलेट द रेट एंड प्लॉट द ग्राफ दी विल, अरे वाह क्या बात है यार जितेंद्र, तुमने लिख दी, दिल को छू ली भाई, दिल को छू ली। मतलब सर बात ये है कि हम किन्हीं दो टेम्परेचर को सर पकड़ लेंगे, हम किन्हीं सर दो टेम्परेचर को पकड़ लेंगे, हम किन्हीं दो टेम्परेचर को पकड़ लेंगे, इन दोनों टेम्परेचर पर हम K1 निकाल लेंगे, इन दो इसी टेम्परेचर पर हम सर K2 निकाल लेंगे, हम इसी टेम्परेचर पर K1 निकाल लेंगे, इसी टेम्परेचर पर K2 निकाल लेंगे, और अपना सर मुस्कुराते हुए EA आ जाएगा। अब सवाल यह है कि K1 K2 निकालोगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर? या ग्रेट, प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ को भी प्लॉट करके निकाल सकते हो, ग्राफ को भी आप प्लॉट करके निकाल सकते हो कि आप दो डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको ग्राफ को प्लॉट करेंगे कैसे? ये K इक्वल टू क्या होता है, K नॉट e टू पावर माइनस का EA बाई RT। ठीक है, तो ये ln K, ठीक है, ये आ जाएगा ln K बाई K नॉट, ये आ जाएगा आपका माइनस का EA बाई R। ठीक है, ln 1/T, ना ये आ जाएगा सीधे सीधे आ जाएगा ना 1/T, इसको हटाओ, माइनस का EA बाई RT। ठीक है, तो ये आप ln K बाई K नॉट के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे 1/T, इसके बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे,
ठीक है, इसके बीच में आप डिफरेंट डिफरेंट, अभी भी काइनेटिक्स नहीं पता है आपको, अभी भी बात अधूरी है। जो ये चीज लिखी है वो ये चीज लिखी है, आप चाहे ग्राफ से निकालो चाहे यहां से निकाल लो, लेकिन समस्या क्या है कि आपके पास K1 K2 कैसे निकालोगे, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा माइनस का EA/R हो जाएगा, ठीक है, यहां से निकाल सकते हो नो डाउट। इसका जो स्लोप हो जाएगा माइनस EA/R आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा ये सवाल है कि जो प्लॉट करोगे ग्राफ, उसमें तुम K1 K2 कहां से लेकर आओगे? दिस द माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, सब कुछ मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं सर, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, यहां से ये आ जाएगा, आर्हेनियस इक्वेशन से ये आ जाएगा, आई एम एग्री विथ यू गाइस। लेकिन अब मेरा अगेन सवाल है, ठीक है यहां से तुम निकाल लोगे, लेकिन K1 K2 कैसे आएगा? शर्त ये है, किसी बच्चे ने कुछ लिखा है, किसी बच्चे ने लिखा है कुछ? ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सोच रहे हो आप लोग, बहुत सही सोच रहे हो, बहुत सही सोच रहे हो गुरु, सुपर। ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज चाहिए। मतलब क्या हुआ सर, हमारे पास काइनेटिक्स पता है, तो हम सर क्या करेंगे, हमारे पास लैब में हम काम कर रहे हैं, तो लैब में काम कर रहे हैं तो CA वर्सेस टाइम हमारे पास डेटा अवेलेबल है सर, CA वर्सेस टाइम हमारे पास डेटा अवेलेबल है, वहां से निकाल लेंगे रेट, वहां से निकाल लेंगे रेट। तो मैं इसी T1 टेम्परेचर पर ऑपरेट करूंगा, तो यहां पे हमें C1 मिल जाएगा, T1 मिल जाएगा, C2 मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा, C3 मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा, C4 मिल जाएगा, T4 मिल जाएगा। हमारे पास सर ये डेटा वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो यार, हेल्डर के लिए तालियां बजा दो, तुमने पूरी बात बोल दी, बस काम खत्म कर दिया तुमने, सारे लोग तालियां बजा देंगे। सर ये T1 टेम्परेचर पर हमारे पास ये डेटा है, T1 टेम्परेचर पर ये डेटा है, और गुरु हम लोग जानते हैं कि माइनस का RA क्या होता है, माइनस का dCA/dt होता है। सर हम जब भी ये डेटा निकालेंगे, इसका हम निकाल लेंगे स्लोप, इसका क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप निकाल लेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लोप मिलते चले जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, तो करस्पॉन्डिंग आप यहां से निकाल पाएंगे स्लोप R1, R2, R3, R4 निकाल पाएंगे। और भाई साहब अगेन आप प्लॉट कर लेंगे, अगेन आप प्लॉट कर लेंगे, क्या आपके पास रेट का डेटा है, कंसंट्रेशन का डेटा है, रेट का डेटा है, कंसंट्रेशन का डेटा है, ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर आपको पता है, ठीक है, ये आपके पास डेटा अवेलेबल है, ये आपके पास डेटा अवेलेबल है। ऑर्डर नहीं भी पता है तब भी ऑर्डर भी निकाल लोगे आप, ऑर्डर भी निकाल लोगे। कैसे? आपके पास रेट पता है, CA पता है, आप इसको प्लॉट कर लो। प्लॉट कैसे कर लोगे? देखो समझना सारे लोग, यहां पे बात, इतने बीच में बात समझ लेना, कैसे प्लॉट कैसे करोगे। आपके पास रेट आ गया, सर रेट कहां से आ गया? जब मैंने इसको प्लॉट किया, जब मैंने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम को प्लॉट किया, तो सर ये डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से कर्व जाएगा, इस तरीके से कर्व जाएगा, तो हम पर्टिकुलर टाइम पर RA निकाल लेंगे, R1, R2, R3 निकलते चले जाएंगे। तो जितने टाइम पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लोप मिलते चले जाएंगे, तो सर रेट अलग अलग मिलता चला जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। लिसन वेरी केयरफुली। सर हमारे पास रेट का डेटा है, हमारे पास कंसंट्रेशन का डेटा है, तो भाई साहब क्या आप ये काम नहीं कर पाओगे क्या? इसका ln ले लो, माइनस का ln RA इक्वल टू n ln CA प्लस का ln K। जरा ये बताओ सारे लोग, इस आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, कंसंट्रेशन अवेलेबल है, रेट डेटा अवेलेबल है, आप उसको प्लॉट करना जाके ln लेकर और CA लेकर, आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आपकी क्या आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जब भी इसको प्लॉट करोगे ln माइनस का RA वर्सेस CA प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये जो इंटरसेप्ट होगा वो ln K हो जाएगा। इंटरसेप्ट की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, वहां से तुरंत आप एक झटके में K की वैल्यू निकाल लेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुमने वेरी फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा इंटरव्यू का। गुड इवनिंग राजीव। ठीक है, इसका मतलब तुमने वेरी फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा हुआ है, उसमें सीधे मैंने बताया था कि K कैसे निकालते हैं और n ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो K निकालने के लिए यहां से जैसे इंटरसेप्ट मिल जाएगा, यहां से आपको K आ जाएगा, यहां से आपको K आ जाएगा। तो भाई साहब ये T1 टेम्परेचर पर आ गया, सेम एक्सपेरिमेंट आप T2 टेम्परेचर पर करना, वहां से आपका आ जाएगा K2। सेम एक्सपेरिमेंट आप T2 टेम्परेचर पर करना, वहां से आपका निकल के आ जाएगा K2। तो K1 आ गया, K2 आ गया, K1 आ गया, K2 आ गया, T1 आपको पता था, T2 आपको पता था, जो ऑपरेशन आप कर रहे हो
मुस्कुराते हुए ये की वैल्यू निकाल पाओगे, चाहे यहां से निकालना चाहे यहां से निकालना, दोनों आरएनएस ही प्लॉट हैं। ये प्लॉट ग्राफ से चाहे तुम निकाल लेना चाहे तुम यहां से निकाल लेना। सारे लोगों को बात समझ में आ गई हो तो एक बार मस्त तरीके से यस बोल दो। सारे लोगों को बात समझ में आ गई हो तो बेहतरीन तरीके से एक बार यस बोल दो। अदरवाइज कोई पॉइंट और डिस्कस करना है, यू कैन डिस्कस। या सारे लोग जरा यस बोल देंगे इनकेस आपको बात आ रही है प्रॉपर तरीके से समझ में। दें बोलिए, गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये बेहतरीन सवालों में से देखो जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे तगड़े क्वेश्चन हैं आपके। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप हल्के में ले सकते हो, जिसको आप हल्के में ले सकते हो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात सर हमको समझ में आ गई। ठीक, इसको सारे लोग नोट करते जा रहे हो ना, अपनी कॉपी में सॉल्यूशन नोट करके चले जा रहे हो। अदरवाइज सॉल्यूशन फिर मेहनत करने की कोई मेन मुद्दा तो ये है कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, सॉल्यूशन नोट करते जाना है आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूंगा यहां पे। अगला सवाल 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ विल यू इंक्रीज द इमिसिविटी? ऐसे सवाल नहीं होगा। सवाल कैसे होगा, आपसे सीधे सीधे होगा, रेडिएशन पढ़े हो? सर मैंने हीट ट्रांसफर पढ़ा है। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, हीट ट्रांसफर आप पढ़ के आए हो, मतलब हीट ट्रांसफर से मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। ठीक, ये आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल पूछ लो। ठीक है, शुरुआत में नॉन टेक्निकल बातें होंगी, आप कहां से आए हो, क्या करके आए हो, वो सब शुरुआत वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ नहीं होने वाला। पता चला मैं आपसे ये बताऊं कि आप इस चीज के लिए मैं आपको प्रिपेयर करूं कि कैसे आए हो। ठीक है, वो सब चीजें आपका ना इंट्रोडक्शन वगैरह वो शुरुआत में हो जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, शुरुआत में जब भी आप जाओगे तो आपसे थोड़ी 2-4 बातें पूछेंगे, आपके फैमिली में कौन है, आप कहां से आए हो, किस कॉलेज से आए हो, बीटेक वगैरह कैसा है, परसेंटेज वगैरह, वो सब स्किप कर रहा हूं मैं। मेन पॉइंट कर रहा हूं इंटरव्यू, जहां से आपका सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, वाह हीट आ गया। ठीक है सर, हीट ट्रांसफर का एक क्वेश्चन आ जाए। लो आपने बोला आ गया हीट ट्रांसफर। लिसन वेरी केयरफुली, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि हीट ट्रांसफर आपने पढ़ा है, आप बोलेंगे यस सर। रेडिएशन पढ़ा है, आपने बोलेगा यस। ठीक है, रेडिएशन में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? रेडिएशन किसी भी चीज को मैक्सिमम करने के लिए और मिनिमम करने के लिए, तो उसके लिए एक टर्म होता है, दैट इज द इमिसिविटी। ये इमिसिविटी होती क्या है? आपसे आप बोलेंगे कि रेडिएशन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, आपसे सीधे ये बोलेंगे चलो ठीक है, मैं चाहता हूं रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा हो। मैं क्या चाहता हूं? रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा हो इस सरफेस पे। हम क्या करें ऐसा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन हो? आप बोलोगे कि सर इमिसिविटी बढ़ा दो, इसकी इमिसिविटी बढ़ा दो। तो इमिसिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये किसी भी इंवायरमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? सरफेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी है। इट विल डिपेंड ऑन द रफनेस कैसा है इस पे। ठीक है, पॉलिश कैसी है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वेवलेंथ, जो इनकमिंग एयर आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, वो कितना, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड रफनेस फैक्टर पर डिपेंड करता है इमिसिविटी। तो इमिसिविटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड रफनेस फैक्टर, कि सरफेस की रफनेस कैसी है। तो रफनेस को चेंज करके आप इमिसिविटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आता है आपसे। तो सवाल ये, पेंटिंग व्हाइट कलर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप पेंट वगैरह कैसे कर सकते हैं? मतलब आप सरफेस की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। इन केस आप वेवलेंथ तो चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार वेवलेंथ जिस रेडिएशन जिस हिसाब से आ रहा है वही है, वेवलेंथ चेंज करने जाएंगे नहीं, टेम्परेचर भी नहीं चेंज करेंगे।
आप एक ही काम कर सकते हैं जो आपके हाथ में होता है कि इमिसिविटी को, सरफेस की कंडीशन को चेंज करके आप रेडिएशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग आंसर जो दे रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द नॉन ब्लैक बॉडी ऑफ द इमिसिव पावर, मतलब वही, मतलब ये इमिसिव पावर का जो डेविएशन होता है फ्रॉम स्टैंडर्ड बॉडी। स्टैंडर्ड बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी से जो आपकी रियल बॉडी है वो कितना ज्यादा इमिट कर पा रही है, इसका जो रेशियो होता है वो होता है इमिसिविटी। ठीक है, हमेशा कंपेयर किससे करते हैं? स्टैंडर्ड बॉडी या परफेक्ट इमिटर। परफेक्ट इमिटर किसको बोलते हैं? जो ब्लैक बॉडी होती है। तो परफेक्ट इमिटर से आपकी जो रियल बॉडी है वो कितना डेविएट है, उसकी एनर्जी में कितना डिफरेंस है। तो एनर्जी इट इज द जस्ट रेशियो ऑफ द, देखो मैं इसका आंसर देता हूं आपको, इट इज द जस्ट रेशियो ऑफ द, ठीक है, ये क्या बताता है आपको? रिलेटिव इंपॉर्टेंस बिटवीन द, इट इज द जस्ट शोइंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस बिटवीन द योर रियल बॉडी टू द ओरिजिनल, टू द ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी से इसको कंपेयर करते हैं। तो यहां पे देखो मैं आपको बता देता हूं इसकी इमिसिविटी। देखो ये जो सीधे सीधे लिखा है, इमिसिविटी इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय द मटेरियल सरफेस, जो भी आपका रियल मटेरियल होगा, टू द दैट ऑफ द परफेक्ट इमिटर। परफेक्ट इमिटर आपका होता है दैट इज द नोन एज द ब्लैक बॉडी। इसको और भी क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड सरफेस की कुछ कंडीशंस होती है, उस पर डिपेंड करता है। गेट में एक सवाल आया है कि इमिसिविटी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड रफनेस फैक्टर। रफनेस फैक्टर, ठीक है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। ये सवाल गेट में पूछा जा चुका है, ये सवाल आपका गेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये गेट में आया हुआ है सवाल है। ठीक है, तो इन चीजों पर ये डिपेंड करता है। ओके, इट इज द डायमेंशनलेस नंबर होता है, जो क्योंकि ये एनर्जी का रेशियो होता है। इट इज द एनर्जी ऑफ द, कोई रियल बॉडी होगी, टू द एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, इमिसिव पावर, ये क्या है? इमिसिव पावर सिग्मा टी की पावर 4। तो इमिसिव पावर ऑफ द रियल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। इससे ब्लैक बॉडी से कंपेयर करते हैं रियल बॉडी को। ठीक है, आपका रियल बॉडी है, ब्लैक बॉडी से कितना कंपेयर करते हैं, कितना ज्यादा इमिट कर रहा है। ठीक है, तो इमिसिविटी इट इज द जस्ट रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर ऑफ द रियल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। सारा कुछ कवर कर लो। ठीक है, इट इज द डायमेंशनलेस नंबर। ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए क्या होता है? इनकेस आपकी बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर है जो कि हाइपोथेटिकल है, उसके लिए इमिसिविटी 1 होती है, अदरवाइज लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये लेस देन 1 ही होती है, मतलब हाइपोथेटिकल बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है? हाइपोथेटिकल बॉडी है। ठीक है, मतलब ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? जो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन है वो कैसी है? हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी दुनिया में ऐसी नहीं बनी है जो जिसकी इमिसिविटी 1 हो। लेकिन यस, इनकेस आप आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो उसकी इमिसिविटी 1 होगी, क्योंकि इट इज द इमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी, दोनों रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि भैया इमिसिविटी अब सर बढ़ाएंगे कैसे? ये मेरा क्वेश्चन है सारे लोगों से। हाउ यू विल इंक्रीज द इमिसिविटी ऑफ द बॉडी? किसी भी बॉडी का इमिसिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो इमिसिविटी सर एक तो होती है वैक्यूम कोटिंग। आप वैक्यूम कोटिंग के थ्रू आप लोग इमिसिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा पीवीडी कोटिंग, ठीक है, हाई इमिसिव पेंट आप लोग कर सकते हैं। जो हाई इमिसिविटी वाले जो पेंट होते हैं आप किसी बॉडी के ऊपर पेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग बता रहे थे। ठीक है, आप लोग जैसा कि बता रहे थे अभी कमेंट करके। और तीसरा हाई इमिसिविटी फॉयल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप हाई इमिसिविटी फॉयल को सरफेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। आप हाई इमिसिव पावर की जो पेंट्स आती हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीवीडी कोटिंग कर सकते हैं, वैक्यूम कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इमिसिविटी को बढ़ा सकते हैं। एब्जॉर्बिटी क्या होता है? इमिसिविटी द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर। बट एब्जॉर्बिटी क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है अपॉन टोटल एनर्जी। ये होता है एब्जॉर्बिटी। ठीक है, ये होता है एब्जॉर्बिटी। ये होता है क्या? एब्जॉर्बिटी होता है। ठीक है, लगभग दोनों रिलेटेबल है। ये क्या होता है? कितनी एनर्जी आई सरफेस के ऊपर, सपोज कर लो एनर्जी सरफेस के ऊपर कितनी आई, ठीक है, और इस सरफेस ने कितना एब्जॉर्ब किया, ये कितना अपने एनर्जी को कितना सरफेस ने एब्जॉर्ब किया,
ठीक है, कितना सरफेस ने एब्जॉर्ब किया और टोटल एनर्जी कितनी सरफेस के ऊपर पड़ी, इसका जो रेशियो होता है वो होता है एब्जॉर्बिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है एब्जॉर्बिटी। इमिसिविटी क्या होता है, ये रिलेटेबल होती है ब्लैक बॉडी के कंपेयर में, इसको क्या किया जाता है, रिलेट किया जाता है। इट द रेफरेंस ब्लैक बॉडी से लेते, तो ब्लैक बॉडी से कितना दूर, यस ये वैक्यूम मीडियम नहीं है बेटे, ये वैक्यूम मीडियम नहीं है, ये वैक्यूम कोटिंग है। दिस इज नॉट वैक्यूम कोटिंग होती है। ठीक है, वैक्यूम कोटिंग का मतलब होता है कि वो सरफेस जो हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कर सके। तो वो जो कोटिंग करते हैं आप सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर कोटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं वैक्यूम कोटिंग, जो कि हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट ना हो। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ कोटिंग इज कॉल्ड वैक्यूम कोटिंग। दिस इज द नॉट वैक्यूम मीडियम। अरे भैया, ठीक है, वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि वो कोटिंग जो हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट ना करे, उस टाइप की कोटिंग को बोलते हैं वैक्यूम कोटिंग। ओके, यस, इट इज अ टेक्निक ऑफ द कोटिंग। ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये सब चीजें आप लोग राइट डाउन कर लो अच्छे से। ओके, दिस इज नॉट वैक्यूम मीडियम। क्लियर? तो इस तरीके से करते हैं। एमिसिविटी क्या होता है, एमिसिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एब्जॉर्बिटी क्या होता है, इस रेशियो कितना होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये सब कुछ मैंने इसमें चीजें कवर कर ली। सारा कुछ इस वाले पार्ट में कवर कर दिया, विद एक्सप्लेनेशन सारी चीजें राइट डाउन कर लो। एक तो यहां से तो इमिसिविटी बढ़ाने के बाद आप लोग रेडिएशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन को बढ़ा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो आप सरफेस की कंडीशन को चेंज करके आप लोग रेडिएशन को बढ़ा सकते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाता है इन जर्नल। ठीक, क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल की मैं यहां से बात करूं, समझ में आ गया सर लोगों? चलो एक और सवाल पूछता हूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 8। इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, डन, सारे लोग लिखते चले जाओ। सपोज, मतलब सर आपसे पूछेंगे सीआरई पढ़ के आए हो? यस सर पढ़ के आए। सपोज 3 इक्वल वॉल्यूम ऑफ एमएफआर, आपको मैं 3 वॉल्यूम दे दूं, इक्वल वॉल्यूम के 3 साइज के मैं आप लोगों को एमएफआर दे देता हूं। ठीक है, एक ये आपके पास एमएफआर है, एक ये एमएफआर है, और ठीक है, और एक ये एसी का रिमोट है। ये 3 है एमएफआर सपोज कर लो, और वॉल्यूम तीनों के इक्वल है। आप सीरीज में लगा दिए हो, आप इन तीनों को सीरीज में आपने लगा दिए, आपने ये तीनों को सीरीज में इस तरीके से लगा दिए। आपके पास एक ये एमएफआर है, एक आपके पास ये एमएफआर है, ठीक है, और एक आपके पास ये एमएफआर है, राइट? इस तरीके से आपके पास ये एमएफआर है 1 2 3। ठीक है, इसमें आपने स्ट्रल लगा दिया है, इसमें आपने स्ट्रल लगा दिया है। ठीक है, यहां से आपका क्या आ रहा होगा, इनपुट आ रहा होगा। ठीक है, ये इनपुट है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल कन्वर्जन है भैया 90%। बात को समझना सारे लोग, ओवरऑल कन्वर्जन है 90%, ओवरऑल कन्वर्जन है 90%, ओवरऑल कन्वर्जन है 90%, ओवरऑल कन्वर्जन है 90%। लिसन वेरी केयरफुली, ओवरऑल कन्वर्जन है 90%। सारे लोग बहुत ध्यान से आंसर देना। टेल मी अबाउट approximate conversion after first and second reactor, approximate conversion after first and second reactor। चलो मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिएक्टर, ऐसे आफ्टर ये गड़बड़ है कुछ, ठीक है, लैंग्वेज सही नहीं है। मतलब अप्रोक्सीमेट कन्वर्जन इन दिस रिएक्टर, इन दिस रिएक्टर एंड इन दिस रिएक्टर। सारे लोग जरा मुझे अप्रोक्सीमेटली कन्वर्जन सारे लोग बता के दिखाओ। x1 x2 x3, यहां पे कितना कन्वर्जन हो रहा होगा x1, यहां पे कन्वर्जन कितना हो रहा होगा x2, यहां पे कन्वर्जन कितना हो रहा होगा x3। ये सारे लोग जरा मुझे ऐसे ही सोच कर बताना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। तीनों के साइज एक ही हैं, सीरीज में लगाए गए हैं, रिएक्टर आपके एमएफआर हैं, ओवरऑल कन्वर्जन 90% है।
तो मुझे अप्रोक्सीमेटली कन्वर्जन तीनों रिएक्टर में बताना है। तीनों में बताना है, इसमें इसमें इसमें, तीनों में। बहुत बढ़िया, सवाल आ गया ना समझ में सारे लोगों को? यही तो नहीं पता है रिएक्शन काइनेटिक, तो फिर आप कैसे सोच कैसे पा रहे हैं? मुझे ये तो नहीं चाहिए। ठीक है, आप किताबी नॉलेज रखते हैं या आप कैलकुलेशन वाली नॉलेज रखते हैं, आपको पता चला डेटा दे दें आप सॉल्व करके तुरंत बता दो, हम यही तो नहीं चाहते हैं, यही तो नहीं करना था, है ना? कौन सी धमाल, सर रेड बटन दबा दें, यही तो नहीं करना था, यही तो देना नहीं है ना आपको, यही तो देना नहीं है, काइनेटिक्स ही तो नहीं देना है। सोचो 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 सोचो। ठीक है, 9 बजे से अभी आप लोगों का मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा। ज्यादा होगा वही तो मुझे बताना है, कितना ज्यादा होगा, कुछ अप्रोक्सीमेट आइडिया देना है, ये हवा में बात नहीं करनी है, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, ज्यादा कम नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। इनके सपोज कर लो आपको तुक्का लगाना पड़ जाए गेट के एग्जाम में, तब फिर कैसे लगाएंगे? सोच के बताओ, और आपका हो सकता है सही भी बैठ जाए, तो ये एनालिसिस भी आनी चाहिए आपको। तभी तो कहते हैं सवाल लगाओ फिर उसको एनालाइज करो, सवाल को एनालाइज करोगे अपने आप ये चीज तुम आंसर दे पाओगे। अप्रोक्सीमेट आइडिया दे दो, कुछ लिख के आंसर दो, वैल्यू बताओ भैया। फर्स्ट में 50, बाकी दोनों में 20-20। वेरी गुड। देखो कुछ बच्चे अच्छा सोच रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं। प्रदीप वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड, यू आर थिंकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा सोच रहे हो बेटा। फर्स्ट में मोर देन 30%, बिल्कुल सही। देखो आंसर समझो, देखो आंसर समझो सारे लोग। 3 रिएक्टर लगे हैं, ठीक है, 3 रिएक्टर लगे हैं। जेट, वो ये देखो, ये जो अपना ये जेट है आर्मी भाई, ठीक है, ये सोच ही नहीं रहा है, बस इसको आंसर देना है। ठीक है, इतनी जल्दी भी क्या है? फर्स्ट वाले में 67%, सेकंड वाले में 75%, थर्ड वाले में 90%। ओवरऑल कन्वर्जन 90% है। ठीक है, तो इसमें कितना कन्वर्जन हो रहा होगा, इसमें 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 कितना हो रहा होगा? ठीक है, सीरीज में कन्वर्जन मत ऐड करो। मतलब सर ये, मतलब ये बताओ, इनकेस तीनों सीरीज में ना लगे होते, तीनों सीरीज में ना लगे होते, ठीक है, तब क्या होता? तो सर इसमें 30% हो रहा होगा, इसमें 30% हो रहा होगा, इसमें 30% हो रहा होगा, लेकिन तीनों सीरीज में लगे हैं, तीनों सीरीज में लगे हैं, तो सर ये तो गारंटी है, ये तो गारंटी है कि तीनों में इक्वल तो कन्वर्जन नहीं होगा। x1 नॉट इक्वल टू x2 नॉट इक्वल टू x3। एक तो सर ये डेटा हमारे पास है कि तीनों में इक्वल कन्वर्जन होगा नहीं। तो सर तीनों में इक्वल कन्वर्जन नहीं होगा, तो सर सबसे ज्यादा सर फर्स्ट वाले में होगा, सबसे ज्यादा कन्वर्जन आपका फर्स्ट वाले में होगा तीनों से। तो सर ये गारंटी है कि सबसे ज्यादा कितना होगा कि मोर देन 30%, मोर देन 30%, 30% से ज्यादा कन्वर्जन आपका फर्स्ट रिएक्टर में हो रहा होगा। बिल्कुल सही तुमने लिखा है, 30% से ज्यादा कन्वर्जन आपका फर्स्ट रिएक्टर में हो रहा होगा। 30% से ज्यादा कन्वर्जन आप लोगों का फर्स्ट रिएक्टर में हो रहा होगा। 30% से ज्यादा कन्वर्जन आप लोगों का फर्स्ट रिएक्टर में ही हो जाएगा, 30% से ज्यादा।
इतनी गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि 30% आप लोगों का ओवरऑल 90 करना है तो 30 से ज्यादा इसमें होगा, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन यस ये गारंटी है कि 30 से ज्यादा इसमें होगा। ओके, लेकिन ये और दूसरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट में 40, सेकंड में 20, थर्ड में 10, यस ये एक स्टेटमेंट तुम्हारा सही निकल के आया। अब 30 से सर इसमें ज्यादा होगा, इनकेस तुम इसमें 30 से ज्यादा बोल रहे हो, अब ये बताओ यार कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी तो कन्वर्जन भी तो ड्रॉप होता है। कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी सर इसमें 30 से ज्यादा है तो इसमें मैं बोलूंगा कि 30 से कम होगा कन्वर्जन, 30 से कम कन्वर्जन होगा, लेस देन 30%, लेस देन 30%। इसमें 30% से कम कन्वर्जन होगा, इसमें 30% से कम कन्वर्जन होगा, ये गारंटी है, और इसमें 30% से ज्यादा होगा क्योंकि कंसंट्रेशन लगातार ड्रॉप हो रही है। अब जो तीसरा रिएक्टर है सर इसमें जो कन्वर्जन होगा 30% से भी कम होगा क्योंकि अगेन कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई तो इससे तो ज्यादा इसमें होगा, तो 30% यहां पे कम हो गया तो सर यहां पे लेस देन सेकंड रिएक्टर, लेस देन सेकंड रिएक्टर, जो सेकंड रिएक्टर है इससे कन्वर्जन कम होगा जो कि जीरो से कुछ भी हो सकता है लेकिन 30 से इससे कम रहेगा, इससे कम रहेगा। तो अराउंड आप बोल सकते हो कि 10% के आसपास कन्वर्जन आपका थर्ड रिएक्टर कर रहा होगा क्योंकि रॉकी लास्ट रॉकी भाई तो नहीं हो यार तुम, ठीक है। तो 30% से कन्वर्जन ज्यादा इसमें होगा, 30% से कम इसमें होगा, यस इसमें अराउंड 10 से 5% के बीच में हो रहा होगा। अब आप टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड है तो मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट, देखो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी प्लेलिस्ट फाइंड आउट कर लिया करो। देखो मैं आपको बताता हूं, इसकी प्लेलिस्ट में चले जाओ और यहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट ही पूरी आपको मिल जाएगी, वहां पे पूरा डिटेल रहता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को फाइंड आउट कर लेना। तो भाई साहब आपका 30% से ज्यादा इसमें होगा, 30% से कम इसमें होगा, गारंटी है जो सेकंड वाले रिएक्टर से थर्ड वाले रिएक्टर में कम होगा कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जा रही है क्योंकि सीएसटीआर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो तुरंत ड्रॉप कर देता है, तुरंत ही ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कन्वर्जन आपके फर्स्ट रिएक्टर में ही हो जाएगा, ठीक है। यस फर्स्ट टू थर्ड डिक्रीज करेगा, रीजन ये है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती चली जाएगी। रीजन क्या है कि कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या करती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी, ओके। तो ये चीज है, तो अप्रोक्सीमेटली आइडिया आपने दे दिया कि मोर देन 30% फर्स्ट वाले में होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों से जल्दी करवा देता हूं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बजे से मेरी क्लास है प्लस पर, सॉरी प्लस पर नहीं स्पेशल पर। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा घर पे सोचना जाके और इसका आंसर देना, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। टेम्परेचर का वेरिएशन करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, काइनेटिक्स चेंज होगी ऑब्वियसली, ठीक है। टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं करवाते हैं, ठीक है। जब भी सीएसटीआर या पीएफआर आप ऑपरेट करते हो तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, ठीक है अवनीश। टेम्परेचर का वेरिएशन कराओगे ऑब्वियसली है आपका काइनेटिक्स चेंज होगी, काइनेटिक्स चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, इनकेस कोई रिएक्टिव एलिमेंट उसमें पड़े तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसी हो रही है, एक्सोथर्मिक हो रही है, एंडोथर्मिक हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर रेट इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है। इनकेस रिएक्टिव सिस्टम नहीं है तब फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन ये है आप लोगों के साथ, सारे लोग ट्राई करो। पेंसिल इज केप्ट इन एयर, one horizontal other vertical, in which will cool fast at the same temperature, first which will be cool
एट द सेम टेम्परेचर फर्स्ट एंड वाई। दो पेंसिल हैं आपके पास, ठीक है, दो पेंसिल हैं, एक आपके पास कैसी है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरीके से रूम में रखी हुई है, कौन सी कूल फास्ट होगी? आपसे ये सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। दो पेंसिल हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, आप देख रहे होंगे पेंसिल भी दोनों एक ही तरीके से है, पेन, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी मटेरियल सब सेम है, एनवायरनमेंट की कंडीशन भी सेम है। नाउ विच वन कूल फास्ट? दोनों में एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है और एक परफेक्ट वर्टिकल है। ठीक है, सारे लोग थोड़ा आंसर दो और सोचो जरा, सारे लोग सोच के कल आंसर देना। 9 बजे से अभी आप लोगों का स्पेशल पर मैथमेटिक्स का टेस्ट मैं लूंगा, ठीक है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है सारे लोग। तो ये कल के लिए रहेगा, ये कल मैं इसका आंसर दूंगा आपको, आप लोग सोचो थोड़ा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कल मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे भी प्रॉपर तरीके से। चलो फिर, थैंक यू सो मच।